जैक और उसके दोस्तों का एक एवरेज कैंपिंग डे तब तबाही में बदल जाता है जब जैक ग्रुप के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल के अंदर जाता है। इसेकाई गॉड्स ने शायद सोचा कि इस इंसान को थोड़े कष्ट की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने उसे एक मल्टीवर्सल सिस्टम में भेज दिया। इसेकाई की ब्लू स्क्रीन उसका स्वागत करती है, जबकि वो सोच रहा है कि कहीं उन ब्राउनीज में कुछ मिला हुआ तो नहीं था जो उसने कुछ देर पहले खाई थी। अपने दोस्तों को पुकारने से कोई फायदा नहीं हुआ। तभी अचानक एक सिस्टम एरर हुआ जिसने उसे अपनी जान बचाने के लिए डाइस रोल करने का आदेश दिया। उसका मुकाबला मिनीटाइल्स नाम के एक इविल मॉन्स्टर से था, लेकिन किस्मत से सिस्टम ने दखल दिया और उसे लड़ने के बजाय डाइस रोल पर अपनी जान दांव पर लगाने का मौका दिया, वरना वो मॉन्स्टर उसे कुचल देता। नियम था कि जिसका रोल सबसे ज्यादा होगा वो जीतेगा, लेकिन हमारे लड़के के चांस सिर्फ 1 से 100 तक थे, जबकि उस मॉन्स्टर की अपर लिमिट 1 लाख थी। ऑड्स पूरी तरह उसके खिलाफ थे, पर आखिर में जैकरी ने डाइस रोल किया और नंबर्स घूमने लगे। अच्छी बात यह रही कि उसने 96 का हाई रोल किया, जो उसकी किस्मत के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रह जाता जब दूसरी तरफ वो गॉड लाइक मॉन्स्टर 1 लाख तक जा सकता है और उसे आसानी से हकीकत से मिटा सकता है। जैक को लगा कि गेम ओवर हो चुका है और वो अपने परिवार को विदा कहने लगा, ये सोचकर कि एक घटिया डाइस रोल की वजह से वो सब कुछ खोने वाला है। लेकिन हार मानकर बैठने के बजाय उसने जीतने की आखिरी उम्मीद पर दांव लगाया। और जैसा कि किस्मत को मंजूर था, उस मॉन्स्टर का स्कोर सिर्फ 91 ही आया। हमारे लड़के का हाई रोल जीत गया, जिससे उस शक्तिशाली मॉन्स्टर की मौत हो गई और उसकी सारी पावर्स सीधे जैक के शरीर में समा गई। इससे एक साथ कई लेवल अप सीक्वेंसेस शुरू हो गए, और जब अगली बार उसकी आंख खुली तो वो वापस उसी जंगल में था। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि हुआ क्या था। उसे पता था कि उसे जल्द ही अपने दोस्तों के पास लौटना है। बस एक छोटी सी समस्या थी, इस जगह की हर चीज बिगड़ चुकी थी। पूरा एनवायरनमेंट बदल गया था और सिस्टम ने उसे जानकारी दी कि अब यह दुनिया मल्टीवर्स के साथ मर्ज होने के लिए टेराफॉर्म होगी। जैक को अभी लग रहा है कि वो कोई बुरा सपना देख रहा है, फिर भी वो खुद को संभालता है और आरवी ढूंढ लेता है, ये सोचकर कि वो आखिरकार अपने दोस्तों तक पहुंच गया है। उसने उन्हें आवाज देने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। उसके दोस्त वहां नहीं थे, बल्कि एक डिमोनिक डॉग उनके सामान पर दावत उड़ा रहा था। उस डरावनी बीस्ट की नजर तुरंत जैक पर पड़ी और उसने जोर से दहाड़ मारी। वो क्रीचर बड़ी तेजी से उसे मारने के लिए उसकी तरफ झपटा, लेकिन जैक का पहला रिएक्शन भागना नहीं था। उसने एक्स उठाई और उस क्रीचर के सीने पर दे मारी, यहां तक कि उसके अपने कंधे पर भी चोट आई। वो क्रीचर भारी आवाज के साथ जमीन पर गिरा, जिससे जैक सोचने लगा कि वो इतना स्ट्रॉन्गर कैसे हो गया। उसे सब याद आने लगा, वो सिस्टम, वो मॉन्स्टर, और अपनी जान के लिए किया गया वो डाइस रोल। वो सब सच था। उसे अभी भी उम्मीद थी कि शायद उसके दोस्त जिंदा हों, लेकिन वो उन्हें ढूंढ नहीं पाया। उस डिमोनिक डॉग ने दोबारा हमला किया, इस बार अपने ताकतवर पंजों के साथ। जैक उसके हमले से बच गया, जिससे वो कुत्ता आरवी से जा टकराया। हालांकि उस मॉन्स्टर की स्पीड बहुत थी, लेकिन उसकी मूवमेंट बहुत घटिया थी, जिससे जैक को अपनी स्ट्रैटेजी समझ आ गई कि उसे कैसे हराना है। जैक उसे चकमा देते हुए पीछे आने का इशारा करता है। वो डिमोनिक डॉग दहाड़ते हुए जंगल में उसका पीछा करता है, लेकिन अपनी खराब मोबिलिटी की वजह से कई मोड़ों पर टकराता है। जैक तेजी से दौड़ते हुए कुछ बोल्डर्स के सामने जाकर रुक जाता है। अब वो इंतजार कर रहा था कि मॉन्स्टर पूरी रफ्तार से आए। जैक का शरीर कांप रहा था, पर इसे मौत का डर समझने की गलती मत करना, बल्कि ये बंदा बेहिसाब गुस्से से भरा हुआ था। वो मॉन्स्टर उसकी तरफ झपटा और सही मौके पर जैक वहां से हट गया, जिससे वो सीधा उन पत्थरों से जा टकराया। उस टक्कर से वो घायल तो हुआ पर मरा नहीं। तभी जैक उसके ब्लाइंड स्पॉट से घूमकर आया और अपनी एक्स सीधे उस बीस्ट की रीढ़ की हड्डी पर दे मारी, जिससे एक्स के टुकड़े हो गए। जो खतरा उसने पहले झेला था, उसके सामने ये लड़ाई उसके लिए कुछ भी नहीं थी। और इस तरह दर्जनों घावों के साथ वो मॉन्स्टर मारा गया। ऐसा लग रहा था जैसे जैक खुद मौत का रूप हो। इस पहली किल से उसे 100 नेक्सस कॉइन्स मिले, जिससे उस क्रीचर की मौत कंफर्म हो गई। जैक वापस आरवी की तरफ बढ़ा, उसके हर कदम के साथ खून टपक रहा था। हालत काफी खराब थी, लेकिन आरवी पहुंचने पर भी उसका स्वागत करने वाला वहां कोई नहीं था, जिससे वो इतना कमजोर पड़ गया कि गाड़ी के ठीक सामने ही बेहोश हो गया। जब अगली बार हमारे लड़के की आंखें खुलीं, तो जैक ने देखा कि आसमान में एक नहीं बल्कि दो दो सन्स चमक रहे थे। उसे वैसा ही सिरदर्द हो रहा था जैसा मुझे ट्विटर पर कोई बेवकूफ़ी भरी राय पढ़कर होता है। उसने अपने हाथों की तरफ देखा और महसूस किया कि वो खून से लथपथ है। हकीकत को समझने के लिए उसने अपना फ़ोन निकाला और टाइम चेक करने लगा। लेकिन यहाँ जैकरी को एक और झटका लगा। उसे पता चला कि उस पर इसेकाई प्रोटैगनिस्ट का श्राप पड़ चुका है और वो ट्रेडिशनल 3 DAY कोमा में चला गया था, जो हर कहानी में होता है। उस बात को छोड़कर जैक को अपने दोस्तों की बहुत फिक्र थी, खासकर अपनी गर्लफ्रेंड हैना की। उसने अपनी पट्टियां बंधी,
लेकिन पिछले 3 दिनों से उसे अपने किसी भी दोस्त का कोई नामो निशान नहीं मिला था। यहाँ तक कि उनका सामान भी वहीं पड़ा था। अब वो मानसिक रूप से तैयार हो रहा था कि अगर उसके दोस्त अभी तक नहीं आए तो शायद वो कभी वापस नहीं आएंगे। उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। बाहर निकलते ही उसने एक दिलचस्प बदलाव देखा। उसके शरीर के जख्म पूरी तरह भर चुके थे। कायदे से तो उसे खून की कमी से अब तक मर जाना चाहिए था, लेकिन वो मजे में घूम रहा था। इस अचानक हुए ट्रांसमाइग्रेशन की गुत्थी उसे परेशान कर रही थी। वो जंगल में बिल्कुल अकेला था और फोन सर्विस का भी अता पता नहीं था। गाड़ी भी बेकार थी क्योंकि उसकी बैटरीज खत्म हो चुकी थीं। जैक पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश करता है। उस मॉन्स्टर के साथ हुए अनुभव का डर उसे अभी भी सता रहा था। जरा सोचिए, पहले ही दिन किसी भयानक क्रीचर से पाला पड़ जाए। उसे ये भी नहीं पता था कि उसका गुनाह क्या है, या वो किसी एलियन प्लैनेट पर है या एलियंस ने अर्थ पर हमला कर दिया है। अपनी लीवाई आकरमैन जैसी शक्ल के साथ वो बाकी दुनिया की हालत को लेकर भी परेशान था। खासकर अपने पिता और बहन मैकेंजी जैसे करीबियों के लिए। लोगों के साथ उसका रिश्ता ही उसे हार ना माने और वापस घर जाने का रास्ता ढूंढने की हिम्मत दे रहा था। जैक एक टहनी पर चढ़ा, पैर जमाए और एक्स को सहारे के तौर पर इस्तेमाल किया। जब वो आखिरकार ऊपर पहुंचा तो उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। इतनी ऊंचाई से भी उसे बस चारों तरफ पहाड़ों से घिरा एक अंतहीन जंगल ही नजर आ रहा था। वो रेड पिलर ऑफ लाइट एक बड़ी चीज लग रही थी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि ये जगह समंदर से घिरी हुई थी। इसका मतलब था कि वो एक आइलैंड पर फंस गया था, और ये कोई मिस्टर बीस्ट का चैलेंज नहीं था जहां से निकलने पर उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। वॉलमार्ट लीवाई को पूरी मानव जाति की तरफ से गुस्सा आया और वो सिस्टम पर चिल्लाया जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। लेकिन यही तो खेल था। जैसे ही उसने सिस्टम को पुकारा, एक ब्लू स्क्रीन आई जिस पर टाइटल लिखा था बॉर्न फॉर कार्नेज। इस टाइटल ने उसके सभी स्टैट्स को 10% बढ़ा दिया। इसके अलावा हाँ, और भी टाइटल्स थे जैसे अल्टीमेट रीपर स्टैट्स प्लस 10% और 5 पॉइंट्स बेस, लक ऑफ द ड्रॉ लक स्टैट्स के लिए, और जायंट्स बेम, डिसाइपल ऑफ डेविड, ओवरपावर्ड, और स्लेयर ऑफ लेवायथन्स भी लगभग एक जैसे ही थे, जो बताते थे कि उसने अपने से कम 50 लेवल्स ऊपर के मॉन्स्टर को हराया है। सीधी बात यह है कि भाई की किस्मत चमक गई और उसने अपनी पहली किल में ही एक बहुत ताकतवर मॉन्स्टर को ढेर कर दिया। जैक पूरी तरह उलझन में था कि क्या वो स्क्रीन वाकई उसकी है। उसके स्टैट शीट से पता चला कि वो अर्थ अलाइनमेंट वाला एक ह्यूमन है जिसके पास कई फ्री स्टैट्स और नेक्सस कॉइन्स मौजूद हैं। वहाँ काफ़ी ज़रूरी जानकारी थी, लेकिन एक बात तो तय थी, दुनिया एक ऐसी खतरनाक वीडियो गेम में बदल चुकी थी जहाँ जान दांव पर थी। खास बात यह थी कि वो पहले ही लेवल 16 पर पहुंच चुका था। शायद उस डाइस रोल की वजह से उसे जो भी बूस्टेड स्टैट्स मिले थे वो उन टाइटल्स की वजह से थे जो उसे पहली किल पर मिले थे। फिलहाल उसका एक एक्टिव क्वेस्ट था लेवल 25 तक पहुंचना, ताकि वो कोई क्लास अनलॉक कर सके, और साथ ही 4 हेरल्ड्स और इनकर्शन जनरल को मारना। कुल मिलाकर उसे एक स्पॉन और आउटपोस्ट प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ छोड़ दिया गया था। उसे अपने बेस की रक्षा करनी थी, और उसने अंदाज़ा लगाया कि वो रेड पिलर ऑफ लाइट ही वो इनकर्जन है जिसकी सिस्टम बात कर रहा है। उसे अभी भी समझ नहीं आया कि आउटपोस्ट क्या है। तभी सिस्टम ने पूछा कि क्या वो अपना पहला आउटपोस्ट बनाने के लिए तैयार है। जैक तुरंत समझ गया कि इसका मतलब उसका बेस है, एक ऐसी जगह जिसे वो घर कह सके, बजाय उस टूटे फूटे कैंपिंग सामान के। आखिर एक आरवी उस राक्षसी जंगल में टिकने वाली नहीं थी। अगर आप उसकी जगह होते और आपके पास सिस्टम नहीं होता तो आप क्या करते? कमेंट में बताएं। जैक ने आउटपोस्ट बनाना स्वीकार किया और तुरंत ब्लू स्क्रीन गायब हो गई। कुछ जादू जैसा तो नहीं हुआ, लेकिन सिस्टम ने उस जगह को उसका आउटपोस्ट घोषित कर दिया। तभी अचानक ऊपर से एक आवाज आई जिसने उसे चौंका दिया। ऊपर एक आंख वाला एक स्पेक्टर क्रीचर था जो उससे पूछ रहा था कि वो क्या कर रहा है। किल मोड एक्टिवेट करते हुए जैक ने अपनी एक्स पकड़ी और उसे काटने ही वाला था। उसे झटका लगा जब उसे एहसास हुआ कि वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। उसी पल जैक का पैर टहनी से फिसल गया, जबकि वो स्पिरिट एक इंसान से टकराने पर अपना दुख जता रही थी। कमाल है, पहला नॉन वायलेंट मॉन्स्टर मिला, और वो भी भेदभाव करने वाला निकला। खैर, हमारा लड़का नीचे गिरने ही वाला था। उसने कुछ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन स्केल्स को देखकर हम सब जानते हैं कि उसने क्या पकड़ा होगा। जैक की हालत खराब हो गई जब उसे महसूस हुआ कि उसने एक विशाल सांप का शरीर पकड़ लिया है। उसने एक पल के लिए ध्यान हटाया और मुसीबत शुरू हुई। उसका दायां हाथ फंस चुका था और उसके पास बचने के लिए बहुत कम समय था। उसने अपनी किस्मत को कोसा क्योंकि दूसरी तरफ एक खूंखार सांप उसे अपना अगला खाना बनाने के लिए देख रहा था। सांप ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया ताकि वो भाग न सके। जैक समझ गया कि ये दुनिया एक वीडियो गेम जैसी है और वो अब ढिलाई नहीं बरत सकता।
अगला पल शायद आता ही नहीं, क्योंकि वो सांप उसे किसी ईविल एक्स गर्लफ्रेंड की तरह जकड़ कर कुचल रहा था। लेकिन हार मानने के बजाय जैक जानता था कि अगर उसे मजबूत बनना है और बचना है तो बड़े खतरे उठाने होंगे। एक एंटरप्रेन्योर के जज्बे के साथ उसने सांप का सिर पकड़ा और अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली कि उसका सिर ही कुचल दिया। ये जैक की तरफ से एक ऐलान था कि वो बचकर रहेगा। लेकिन भाई की किस्मत वाकई खराब थी, क्योंकि उसी वक्त पेड़ की टहनी टूट गई और वो उस सांप के साथ नीचे गिर गया। जैक अब सन जिन्वू वाला तरीका समझ चुका था। यह सिस्टम हमेशा शिकारियों को इनाम देता है। पावर ही सब कुछ है। चाहे जो हो, उसे सरवाइव करने के लिए यही सोच चाहिए थी। उसे सबसे ताकतवर बनना था। इसलिए जैक ने अपनी पूरी ताकत उस सांप को नीचे गिराने में लगा दी, ताकि उसका सिर पहले जमीन से टकराए। ऊपर से ये सब देखते हुए वो स्पेक्टर थोड़ा निराश था। उसे लगा कि इस खतरनाक जगह पर इंसान के बचने का कोई चांस नहीं है। वहां से जाते हुए उसने सोचा कि अगर इस इंसान ने आउटपोस्ट बनाया होता तो शायद बच जाता। लेकिन फिर वो ये सोचकर हैरान हुआ कि इस इंसान ने आउटपोस्ट के लिए एक मामूली पेड़ को क्यों चुना। उस क्रीचर ने अपनी जिंदगी में कई सभ्यताओं की मदद की थी, और इंसान हमेशा सबसे पीछे रहे थे। एक ट्री हाउस बनाने का आइडिया उसे सबसे ज्यादा बेवकूफ़ी भरा लगा। ये तो अपनी प्रजाति से ही नफरत कर रहा है। पर हमारा जैक अपनी एक्स से सब कुछ चीर फाड़ रहा था। वो स्पेक्टर वापस आया और देखा कि वही इंसान सांप के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उसकी एक आंख फटी की फटी रह गई, क्योंकि जैक ने उस सांप की चटनी बना दी थी। जरूर ये लीवाई एकरमैन वाले जीन्स का कमाल है। अपने किल मोड में जैक उस स्पेक्टर की तरफ मुड़ा, जिससे वो डर गया। वो स्पिरिट अब जैक से काफी प्रभावित थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने इस बंदे के जिगरे को कम आंका था। जैक उसे घूर रहा था। तभी उस स्पिरिट ने अपना नाम वीएच अबेरैक या छोटे में अभी बताया। अभी को जैक के आउटपोस्ट में उसकी मदद करने के लिए भेजा गया था। तमीज से जवाब देते हुए जैक ने अपना परिचय दिया और पूछा कि मदद करने का क्या मतलब है। वो स्पिरिट चिढ़ गई कि इस बंदे ने ट्यूटोरियल तक नहीं सुना। अभी ने समझाया कि जब उसने इस जगह को अपना आउटपोस्ट चुना तो उसकी मदद के लिए एक असिस्टेंट को खुद ब खुद यहाँ भेज दिया गया था। जैक को इस बात की काफी फ्रस्ट्रेशन थी कि उसे सिस्टम से शुरुआत में कोई ट्यूटोरियल तक नहीं मिला। इसके बजाय उसे 3 दिन पहले सीधे इस नर्क जैसे फॉरेस्ट में भेज दिया गया। अभी ये जानकर दंग रह गई कि उसने ट्यूटोरियल चेक तक नहीं किया था। पर उस स्पिरिट के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह इंसान यहाँ महीनों से नहीं, बल्कि सिर्फ 3 दिनों से है। जैक साफ करता है कि वाकई उसे यहाँ आए सिर्फ 3 दिन हुए हैं, जिसे सुनकर आबी सोच में पड़ जाती है। वो सोचने लगती है कि कहीं उसे किसी डेफायर के साथ तो नहीं जोड़ दिया गया है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके बारे में जैक को जरा भी अंदाजा नहीं है। एबी समझ जाती है कि जैक पूरी तरह कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उसे कभी कुछ समझाया ही नहीं गया। कहानी को संक्षेप में कहें तो अर्थ को अब बड़े मल्टीवर्स के साथ जोड़ दिया गया है। इस मल्टीवर्स में अरबों सालों से अनगिनत प्लैनेट्स मौजूद हैं, और अर्थ के लोगों को धीरे धीरे ट्यूटोरियल सिटीज में शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि वे मल्टीवर्स के साथ घुल मिल सकें और चीज़ें सीख सकें। यहीं जैक को यह भी पता चलता है कि शायद उसकी फैमिली ठीक होगी, क्योंकि अगर वे ट्यूटोरियल टाउन में हैं तो वे सेफ हैं। साथ ही एबी बताती है कि कुछ प्रतिशत लोग ऐसे भी होते हैं जो कॉस्मिक एनर्जी को नेचुरल तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ऐसे लोग अंततः मॉन्स्टर्स के हाथों मारे जाते हैं। कोई भी मॉडल जो कल्टीवेशन के काबिल नहीं है, उसे सिस्टम द्वारा बनाए गए इस खतरनाक माहौल में खत्म होना ही पड़ेगा। आखिर में जैक डेफेयर्स के रोल के बारे में पूछता है, क्या उसकी किस्मत में भी मरना ही लिखा है? स्पिरिट समझाती है कि डेफियर्स वो मॉडल्स होते हैं जिन्होंने उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकत हासिल कर ली हो। आमतौर पर सिस्टम उम्मीद करता है कि ऐसा इंसान कमजोर होगा और अपनी मौत खुद मरेगा। लेकिन अगर कोई अपनी किस्मत को पलट दे और मुश्किलों से आगे निकल जाए, तो वो अपनी मौत की डेस्टिनी को सच में डिफाई कर देता है। दूसरे शब्दों में, यही पावर ऑफ डिफायंस है। लेकिन जैक जैसे किसी इंसान के लिए उसकी स्थिति एक बिल्कुल अलग लीग में है, यहाँ तक कि उसकी अपनी क्लास में भी। भले ही उसे एक शानदार मौका मिला है, लेकिन चीजें हमेशा उसके लिए आसान नहीं होंगी। जैक थोड़ा चिढ़ा हुआ है, क्योंकि अपनी जान को एक पासे डाइस रोल के भरोसे छोड़ने को वो एक आसान मौका तो बिल्कुल नहीं कहेगा। जो भी हो, एबी का मानना है कि पूरे यूनिवर्स के खेल में यूनिवर्स की आवाज़ ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और वो एक बात पर जोर देती है, सिस्टम को कायरो कावर्ड से सबसे ज़्यादा नफरत है। यानी अगर जैक एक फेलियर साबित होता है तो उसे कड़ी सज़ा मिलेगी। कुल मिलाकर जैक को समझ आता है कि उसे वो क्वेस्ट पूरे करने होंगे, उन डीमंस को मारना होगा, और सबसे बुरी बात ये कि इस मामले में उसकी पसंद नापसंद की कोई जगह नहीं है। स्पिरिट उसे भरोसा दिलाती है कि जब सिस्टम कोई काम सौंपता है तो रियलिटी ऐसी ही होती है, और उस पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। इधर उधर देखते हुए अभी चुपके से एक काम की टिप देती है कि अगर जैक इन क्वेस्ट को 3 महीने के बजाय सिर्फ 1 मंथ में पूरा कर ले तो उसे बहुत फ़ायदा होगा। जैसे ही वो रिवॉर्ड की डिटेल्स बताने वाली होती है, स्पिरिट को ज़बरदस्ती उस जगह से बाहर एक्सपंज निकाल दिया जाता है, जिससे जैक परेशान हो जाता है।
सिस्टम नोटिफिकेशन बताती है कि एबी का एक्सेस समय से बहुत पहले खत्म कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि सिस्टम लगातार सब कुछ सुन रहा है। हैरान होने के बावजूद जैक खुद को तैयार करता है ताकि वो एक मंथ के अंदर सारे क्वेस्ट्स खत्म कर सके। इसके बाद सीन एक एरिस्टोक्रेटिक पार्टी की तरफ शिफ्ट होता है। एक आदमी जिसके सर पर डिमोनिक हॉर्न्स हैं, ऊपर से चिढ़ के साथ सब देख रहा है। उसकी पार्टनर लाल कपड़ों में एक खूबसूरत महिला उसकी नाराजगी पर कमेंट करती है और ओग्रिस को जश्न मनाने के लिए कहती है, लेकिन उसके पास मुस्कुराने की कोई वजह नहीं है, यहाँ तक कि इनकर्शन जनरल बनने की खुशी भी नहीं, जो किसी भी क्लैन के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। ओग्रिस को सबसे ज्यादा चिढ़ इस बात की है कि उसे ये टाइटल पाने के लिए किसी को मारना नहीं पड़ा। वो नीचे खड़े एक लंबे बालों वाले आदमी को घूरता है। महिला उसे सलाह देती है कि क्लब में टाइम वेस्ट करने के बजाय वो खुद को लड़ाई के लिए तैयार करे। ओग्रिस आया को ताना मारता है कि वो उसे अभी तक समझ नहीं पाई है। आखिरकार वो इन लोगों से सीधे तौर पर कभी नहीं लड़ने वाला। वो चाहता है कि उसके दुश्मनों को लगे कि कंट्रोल उनके हाथ में है, जबकि असली डोर उसके पास हो। दरअसल जैसे ही इनमें से कोई भी वाइन पीता है, पॉइजन तुरंत उनके शरीर में फैल जाता है, उन्हें किंग जॉफरी स्टाइल में लकवा पैरालाइज मार देता है और एक बहुत दर्दनाक मौत देता है। एक महिला चिल्लाते हुए पूछती है कि इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है और कोई इस आदमी की मदद के लिए क्यों नहीं आ रहा। उस आदमी का खून बहाकर ओग्रिस एक डार्क रास्ते पर चल पड़ा है। वो अगला लाइट यगामी बनने का इरादा रखता है, जहां वो ऐसा दिखाएगा जैसे उसके दुश्मनों ने खुदकुशी की हो। वापस फॉरेस्ट के सीन में हम एक मॉन्स्टर को एक सुंदर झरने से पानी पीते हुए देखते हैं। जब वो आराम कर रहा होता है तभी उसे अपनी नाक पर एक छोटी तितली जैसा कीड़ा बैठा दिखता है। नज़ारा काफी प्यारा है और लगता है कि वे दोस्त बन जाए, लेकिन अचानक मॉन्स्टर को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है और वो मुड़ता है। जैसे ही वो वापस सामने देखता है, जैक मौका पाकर अपनी भारी एक्स सीधे उसकी रीढ़ की हड्डी स्पाइन पर दे मारता है। एक ही वार में काम तमाम। इसके साथ ही उसे डीमन स्लेयर का टाइटल मिलता है। वैसे उसकी एंट्री काफी एपिक थी। ये टाइटल उसे किसी भी डिमोनिक दुश्मन के खिलाफ 3% स्टैट इंक्रीज देता है। खास बात यह है कि सिस्टम में लेवल करना इतना आसान नहीं है। उसे बस स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं ताकि वो खुद को अगले लेवल तक पहुंचा सके। लेकिन लेवल 17 तक पहुंचने के बाद भी उसने अपने 32 फ्री पॉइंट्स किसी भी स्टैट में नहीं डाले थे। पहले वो सोच रहा था कि कोई सही स्ट्रैटेजी मिलने तक इंतजार करे, लेकिन फिर उस विशाल सांप जाइंट स्नेक के साथ हुई लड़ाई ने जैक को उसकी औकात दिखा दी। और अब वो समझ गया है कि वो किसी भी फायदे को हाथ से नहीं जाने दे सकता। वो फैसला करता है कि सबसे बेहतर यही होगा कि वो अपने स्टैट्स बढ़ा ले, कम से कम वो जो उसे अभी फायदा दे। इस सोच के साथ वो स्ट्रेंथ बफ्स पर 10, डेक्सटेरिटी पर 6, एंड्योरेंस पर 5 और लाइफ पर 11 पॉइंट्स खर्च करता है। बात के लिए इंतजार करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि इस खतरनाक माहौल में शायद बात कभी आए ही ना। महीने के खत्म होने में 25 दिन बचे हैं और जैक सोचता है कि क्या उसे वाकई अभी बात मानकर नामुमकिन को मुमकिन करना चाहिए। उसे महसूस होता है कि उस स्पेक्टर ने वो सलाह किसी बड़े कारण से दी होगी और वो फायदा इतना बड़ा होगा कि सिस्टम ने आबी को आगे बोलने तक नहीं दिया। जैक अंदाजा लगाता है कि एक महीने में क्वेस्ट्स पूरे करने पर शायद कोई स्पेशल रिवॉर्ड मिले, या फिर पहले महीने के बाद हालात और भी मुश्किल हो जाए। अब परेशान होने के बजाय जैक समझ जाता है कि उसके पास ट्यूटोरियल स्टेज के बाकी लोगों से आगे निकलने का एक सुनहरा मौका है। झरने से पानी पीते हुए वो ठान लेता है कि वो इस मौके को बर्बाद नहीं करेगा। वो लाश से अपनी बैटल एक्स निकालता है और अगले मिशन के लिए तैयार हो जाता है। और हाँ, वो तितली वाला कीड़ा याद है? वो उस मरे हुए जीव का मांस खाने आता है, जो काफी डरावना नजारा है। अगली बार जब हम जैक को देखते हैं तो रात हो चुकी है और वो आग के पास बैठकर रात के खाने के लिए मॉन्स्टर मीट पका रहा है। जैक को अंदाजा होता है कि उसे जो भी टाइटल्स मिले हैं वे शायद इसलिए मिले क्योंकि वो इस दुनिया में कुछ खास काम करने वाला पहला इंसान था, जैसे पहला मस्टर मारना, पहला सोलो इनकर्शन जनरल मारना या स्लेयर ऑफ लेवायथन्स। मांस खाते हुए वो सोचता है कि ये अजीब है कि आउटपोस्ट बनाने पर उसे कुछ नहीं मिला। इसका मतलब है कि उससे पहले भी कुछ लोगों ने आउटपोस्ट बनाए हैं, यानी और भी लोग हैं जो डिफायर्स हैं और ट्यूटोरियल में नहीं है। उदाहरण के लिए जिस सांप से वो लड़ा था वो बहुत जल्दी ताकतवर हो गया था, जिसका मतलब है कि उसके अलावा दूसरे इंसान भी काफ़ी पावरफुल हो सकते हैं। कोई मामूली दिखने वाला लड़का भी अगला मिस्टर ओलंपिया कंटेंडर बन सकता है। जैक का मानना है कि आउटपोस्ट के शॉप सेक्शन में कम से कम कुछ तो ऐसा होगा जो उसे और ताकतवर बना सके या उसके परिवार तक पहुंचने में मदद करे। सभी सामान नेक्सस कॉइन से खरीदे जा सकते हैं और हर शिकार पर उसे करीब 100 कॉइन्स मिलते हैं। खाना खाते हुए उसे शॉप में एक टेलीपोर्टर मैकेनिज्म दिखता है, जिससे उसकी उम्मीदें जग जाती हैं। शायद इस डिवाइस से वो खुद को अपनी फैमिली के पास भेज सके या उन्हें यहाँ बुला सके। ये आइडिया बहुत अच्छा है, बशर्ते वो इस बेवकूफ़ टापू से बाहर निकल सके। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है।
टेलीपोर्टर की कीमत 10 मिलियन नेक्सस कॉइन्स है, जो जैक की सारी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। वो इतने पैसे जुटाने के लिए हजारों डीमन डॉग्स नहीं मार सकता, उसे कोई तेज तरीका चाहिए। साथ ही उसके पास एक्टिव क्वेस्ट्स भी हैं। उसे पता है कि शॉप में बहुत सी काम की चीजें हैं, और अगर वो कोई बहुत ताकतवर चीज अभी ले ले तो बात बन सकती है। इसीलिए वो अपने आउटपोस्ट लेवल्स बढ़ाने और एक क्लास अनलॉक करने के लिए क्वेस्ट्स पूरा करने में दिलचस्पी लेता है। हालांकि पॉइंट्स खर्च करने के मामले में वो समझता है कि वो ना तो नेक्सस कॉइन्स बचा सकता है और ना ही स्टैट्स। उसे समय रहते इनका इस्तेमाल करना होगा। उसे दो काम की चीजें मिलती हैं जो वो खरीद सकता था। पहली थी स्किल्स, खास तौर पर आई ऑफ डिसर्नमेंट, जिसकी कीमत 3,000 कॉइन्स है, और ये दूसरे जीवों की जानकारी दे सकती है। आसान शब्दों में ये मॉन्स्टर्स को मारने के लिए एक अप्रेजल स्किल है। हालांकि पहली बार इस्तेमाल करने पर जैक को जोरदार सिरदर्द होता है। दूसरी चीज एक आइटम था, एक एफ ग्रेड आइटम जिसका नाम मदर डॉटर स्मॉल स्केल गैदरिंग अरे है। जी हाँ, इतना लंबा और अजीब नाम। इसकी कीमत भी उतनी ही थी, और ये पहनने वाले को हर 24 घंटे में एक डीमन डॉग जितनी कॉस्मिक एनर्जी सोखने अब्जॉर्ब में मदद करता है। यानी अब वो सोते हुए भी पैसिव तरीके से एनर्जी हासिल करेगा। भले ही वो एक असली कल्टिवेटर नहीं है, फिर भी वो उनकी काबिलियतें चुरा रहा है। मेडिटेशन वाला हिस्सा उसे काफ़ी बोरिंग लगता है, इसलिए वो उठ खड़ा होता है ताकि रास्ते में और भी शिकार कर सके। इसके बाद जैक ने अपना सारा समय सिर्फ हंटिंग में लगा दिया। कभी वो छिपकर वार करता तो कभी सीधे हमला करता। जितना ज़्यादा उसने शिकार किया, उसे मारना उतना ही आसान लगने लगा। हर लड़ाई उसे पिछली लड़ाई से ज़्यादा सिखा रही थी। उसने उनके पैरों के निशान पहचानना और उन्हें ढूंढना सीख लिया। यहाँ तक कि उसने अपनी एक्स पर बेहतर कंट्रोल पा लिया और बेब्लेड की तरह घूमकर वार करना सीख लिया। उसने अटैक्स को पैरी और डिफ्लेक्ट करना भी सीखा। अपनी आई ऑफ डिसर्नमेंट की मदद से उसे पता चला कि ये बारूस्ट नाम के मॉन्स्टर्स हैं। अपनी जान बचाने के लिए उसने पूरे आइलैंड पर जगह जगह रिसोर्सेज और छिपने के ठिकाने बना लिए, ताकि अगर वो बेस वापस न जा सके तो भी बच सके। उसने लगातार शिकार जारी रखा और हर लाश को वापस बेस तक ले गया। लड़ाइयाँ हमेशा आसान नहीं थीं। वो कई बार घायल हुआ, लेकिन उसके शिकार की संख्या सैकड़ों में पहुंच गई। हालांकि जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ा, आगे बढ़ना और मुश्किल होता गया। फिर भी उसकी ताकत बढ़ती गई, और अब उसका दिमाग बरोबस्त को शिकारी नहीं, बल्कि सिर्फ एक शिकार प्रे समझने लगा था। अब तक जैक लेवल 23 पर पहुंच चुका है, लेकिन वो जानता है कि रफ्तार बढ़ाना जरूरी है। उसके स्टैट्स अब काफी अच्छे हैं, लेकिन पहला महीना खत्म होने में सिर्फ 5 दिन बचे हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं, जहां इनकर्जन डीमंस रहते हैं। ओग्रिस एक मेहमान रायल से मिलता है। इनकर्जन जनरल बड़े उत्साह से पूछता है कि इवेंट की तैयारियां कैसी चल रही हैं। रायल चिढ़ा हुआ है और कहता है कि ओग्रिस को यह पता होना चाहिए, क्योंकि उसने रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी। ओग्रिस को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, और वो कहता है कि एक लीडर के तौर पर उसका काम है कि वो अपने सेकंड इन कमांड को कुछ काम सौंपे। दूसरे शब्दों में कहें तो रायल को अब ये कड़वा घूंट पीना ही होगा। वो उस आदमी को पास आने और बैठने का हुक्म देता है। रायल बैठने से पहले अपने हाथ में वाइन पकड़ता है और सवाल करता है कि क्या ओग्रिस को इस वक्त नशे में होना शोभा देता है। वो नेता चिढ़ते हुए बड़बड़ाता है कि जब उसके पास करने को कुछ नहीं है, तो लोग उससे यह बेवकूफ़ी भरा सवाल बार बार क्यों पूछते हैं। इनकर्जन में उसकी बारी आने में अभी कई हफ्ते बाकी हैं। अपना मौका देखते ही रायल खुशी से मुस्कुराता है और एक नोट आगे बढ़ाता है। उसे जल्दी से साइन करने को कहता है ताकि वो फिर से अपनी शराब की दुनिया में लौट सके। नोट को सरसरी तौर पे देखते हुए ओग्रिस लापरवाही से उस पर साइन कर देता है, ये सोचते हुए कि ये केवन को मास्टर ऑफ स्काउट्स में शामिल करने की सिफारिश है। लेकिन असल बात तो यही है। ये रायल की स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि जब वो पीछे मुड़ता है तो वो नोट साइन होने की खुशी में फूला नहीं समाता और अपने मास्टर को भरोसा दिलाता है कि वो उनके आदेश का पालन करेगा। दरवाजा बंद होते ही ओग्रीज उसे एक अच्छा और भरोसेमंद आदमी कहता है। उसके तुरंत बाद ओग्रीज के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वह आने वाले कुछ हफ्तों में इस गंदगी से छुटकारा पाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अब वापस हमारे हीरो की तरफ चलें तो जैक जमीन पर और भी निशानों को नोटिस करता है और पास में ही आराम कर रहे एक और डीमन डॉग तक पहुंच जाता है। उसके लिए यह शिकार का बस एक और आमदिन है, खासकर तब जब मॉन्स्टर ने अभी तक उसे देखा नहीं है। लेकिन तभी वो अचानक सीधे हमारे लड़के के साथ आई कांटेक्ट कर लेता है, जिससे जैक चौंक जाता है। अभी वो इस झटके को संभाल ही रहा था कि तभी अचानक एक और भी बड़े मॉन्स्टर ने उस वारगस डॉग के चीथड़े उड़ा दिए। जैक की इस वक्त बुरी तरह फटी हुई है, क्योंकि खुशकिस्मती से उसे देखा नहीं गया, लेकिन वो मॉन्स्टर उस जीव को बेरहमी से फाड़ रहा है। हमारा हीरो उससे पंगा लेने की सोच भी नहीं रहा। बदकिस्मती से उसके पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि यहाँ का अल्फा डॉग झाड़ियों के पीछे छिपी किसी चीज को नोटिस कर लेता है। वह मॉन्स्टर ये चेक करने के लिए उस जगह को घूरता है कि वहां कुछ है या नहीं, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता।
ऐसा इसलिए क्योंकि जैक इस वक्त अपनी जान बचाकर भाग रहा है और सोच रहा है कि आखिर वो चीज़ थी क्या। उस डेमोनिक डॉग का साइज बाकी सबसे कहीं ज़्यादा बड़ा था, और अगर उसे ही मारना है तो समझो भाई मुसीबत में है। इस वक्त वो जानता है कि सुरक्षित रास्ता यही है कि कैंप वापस लौट जाया जाए, क्योंकि इतने बड़े मॉन्स्टर को बिना किसी प्लान के नहीं मारा सकता। लेकिन जब हमारा लड़का अपने कैंप पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वहां पहले से ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स अड्डा जमाए बैठे हैं। वे अपनी ही किसी भाषा में कुछ बुदबुदा रहे हैं। अभी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन देखने में राइट साइड वाला पंखों वाला डीमन लेफ्ट वाले जंगली जानवर से ज़्यादा इंटेलिजेंट लग रहा है। जैक को सबसे पहले यह शक होता है कि क्या इन जीवों को खास तौर पर उसे निशाना बनाने और दूसरों को उसके आउटपोस्ट की लोकेशन बताने के लिए भेजा गया है। जवाब पाने की उम्मीद में वो उन पर जानकारी जुटाने के लिए अपनी ऑक्यूलर एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। उसे पता चलता है कि एक इम्प डीमन है और दूसरा एक तरह का डीमन डॉग है। मज़ेदार बात यह है कि जैसे ही उसने इस एबिलिटी का इस्तेमाल किया, उन दोनों को उसकी मौजूदगी का पता चल गया और हमारा हीरो खतरे में पड़ गया। वो चार आंखों वाला इम्प एक एनर्जी अटैक चार्ज करते हुए कुटिलता से मुस्कुराता है। जैक बस हिट होने ही वाला है। इम्प का वो हमला उसे सीधे नर्क भेजने वाला है, जिससे वो अपनी एक्स से उसे डिफ्लेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है। और वैसे वह उसे डिफ्लेक्ट करने में कामयाब भी हो जाता है, जिससे मुझे लगने लगा है कि ये एक्स गुपचुप तरीके से बहुत ज़्यादा ओवरपावर्ड है। जैसे ही जैक को लगा कि खतरा टल गया है, दूसरे जंगली डीमन ने उस पर हमला कर दिया। जब उस मॉन्स्टर ने उसे जमीन पर पटका, तब और भी कई एनर्जी बीम्स हमारे लड़के के कंधों को छूते हुए निकल गईं। जैक ने इस बदसूरत डीमन के मुंह में अपना हथियार फंसा दिया और फिर अपनी पूरी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके उसे अपने ऊपर से फेंक दिया। रही बात उसके कंधे को जला रही उस आग की, तो जैक को उसे बुझाना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि भले ही वो उससे थोड़ा सा ही टच हुई थी, पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा ही खत्म हो रही हो। वे इम्प किसी फाइनल बॉस की तरह आराम से उसके पास आता है और ऐसी भाषा में कुछ कहता है जो जैक को समझ नहीं आती। हालात और भी खराब हो जाते हैं जब दूसरा डीमन उसकी एक्स को भी तोड़ देता है। मेरा हीरो अब 2 वर्सेस 1 वाली सिचुएशन में है और उसके पास कोई फालतू हथियार भी नहीं है। ये हालात बहुत बुरे हो सकते हैं, लेकिन जैक को लगता है कि वो अभी भी अपनी इस लाइफ के दम पर उन्हें हरा सकता है। वह खुद पहल करता है और पूरी स्पीड से उस डिमोनिक हाउंड की तरफ दौड़ता है, जबकि इम्प पीछे से उसे पकड़ने के लिए और भी फायर ब्लास्ट फेंकता है। खुशकिस्मती से जैक उन सब से बच निकलता है और ज़बरदस्त स्पीड के साथ सीधे उस डिमोनिक डॉग का सामना करता है। वह डीमन उस पर सीधा हमला करने के लिए उछलता है, लेकिन ये आदमी तो कुछ अलग ही लेवल पर है और उसे ऐसे टैकल करता है जैसे कि वह जॉन सीना हो। वह मॉन्स्टर अपने पंजों और पूंछ से उसे घायल करने की कोशिश करता है। इतने दर्द के बावजूद हमारा हीरो उसे छोड़ता नहीं है और उसे जमीन पर पटक देता है। अब जब पलड़ा भारी है तो जैक उसे दाएं बाएं से हेमेकर्स मारना शुरू करता है, जिससे उस जीव को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसके ये जोरदार मुक्के बिना किसी दया के उस मॉन्स्टर पे बरस रहे हैं। लेकिन यही समस्या भी है, क्योंकि अब जब जैक एक जगह रुका हुआ है तो इम्प आसानी से एक फायरी ऑब फेंकता है जो सीधे उसकी पीठ पे लगता है और उसे हिलाकर रख देता है। जैक का शरीर धीरे धीरे उस दर्द के आगे झुकने लगता है। वे लपटें उसकी पीठ पे फटती हैं और उसकी आत्मा पर हावी होने लगती हैं। उसे लगता है कि अब उसका अंत आ गया है, क्योंकि उसकी इस कमज़ोर हालत में वो डेमोनिक बीस्ट अपनी नुकीली पूंछ से जानलेवा हमला करने के लिए निशाना साधता है। उस मोड़ पर हमें कॉस्मिक एनर्जी की याद दिलाई जाती है, वही एनर्जी जिसे पूरे मल्टीवर्स का आधार माना जाता है। सिस्टम के आने के बाद से, जब से जैक ने पहले मॉन्स्टर को मारा था, उसके पास वो कॉस्मिक एनर्जी थी। वह उसके भीतर समा गई, जिसने उसे इसे महसूस करना, एकाग्र करना और यहाँ तक कि इसका इस्तेमाल करने की स्किल भी सिखाई। इतने समय से जैक को बस खुद को ऐसा इंसान बनाना था जो इस एनर्जी की शक्ति का इस्तेमाल कर सके। वह नुकीला हमला उस तक पहुंचता है, लेकिन उसके शरीर के पार होने के बजाय टकराते ही मुड़कर टूट जाता है। दरअसल इस वक्त जैक के अंदर कॉस्मिक एनर्जी दौड़ रही है। उसके शरीर से एक ऑरेंज पर्पलिश ह्यू ऑरा निकल रहा है और उसके हाथों से बिजली कड़क रही है। वह इस बात पर आग भूला है कि उन्हें उसकी एक्स तोड़ दी, जबकि इम्प इस अचानक हुए बदलाव से दंग रह जाता है और इस इंसान को मारने के लिए दर्जनों फायर ब्लास्ट छोड़ता है। लेकिन हमारा लड़का अब रुकने वाला नहीं है। वह उस डीमन की पूंछ पकड़ता है और उसे इतनी तेजी से घुमाना शुरू करता है कि वो मॉन्स्टर अपने ही शरीर से उन आग के हमलों को रोकने के लिए मजबूर हो जाता है। मौजूदा जैक अब खुद एक चलता फिरता मॉन्स्टर है और इस तरह दो डीमंस और एक इंसान के बीच ये खूनी खेल जारी रहता है। ये लड़ाई पर्दे के पीछे चलती है, क्योंकि अगले सीन में हमें सीधे पहले महीने के 30वें दिन में ले जाया जाता है। वहाँ दो लाशें तैर रही हैं, वो इम्प और उस डेमोनिक बीस्ट की लाशें हैं। इसका मतलब है कि जैक ये लड़ाई जीत चुका है।
वह अपनी एक्स के लिए एक नया बेस बनाने के लिए लकड़ी काटता है और उसे तराशने के बाद वह फिर से अपने पुराने हथियार के साथ है। हालांकि वह लेवल 25 तक पहुंचने और जल्दी क्लास पाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वह उस लक्ष्य से पहले ही क्वेस्ट को चुनौती देने के विचार से सहमत है। जैक को पूरा भरोसा है कि उसे अपनी प्रोग्रेस धीमी नहीं करनी चाहिए, खासकर तब जब वह इतनी दूर आ गया है। मौजूदा सिस्टम उसे बड़े इनामों के लिए बड़े खतरे उठाने की इजाज़त देता है, इसलिए यह उसे सही लगता है। जहाँ तक इस आदमी के पहनावे की बात है, वो अब पूरी तरह से इस माहौल में ढल चुका है और अपने दूसरे हेरल्ड को मारने के लिए निकलते हुए काफ़ी दमदार लग रहा है। चलिए फिर से ओग्रिस की तरफ चलते हैं, जो इस महीने काफ़ी व्यस्त रहा है। रायल कंफर्म करता है कि वक्त वाकई काफ़ी मुश्किल रहा है। हालांकि ये तो उनकी परीक्षाओं की बस शुरुआत है, क्योंकि पोर्टल बनने के बाद वे बाकी क्लैन से कट जाएंगे। असली काम तो तभी शुरू होगा। वे दोनों डीमंस अंतरिक्ष में उस शानदार रिफ्ट को देख रहे हैं, जबकि उनके अनुयायी नीचे इंतजार कर रहे हैं। डीमंस की यह सेना दूसरी तरफ जाने और तबाही मचाने के लिए बेताब है। डिमोनिक बॉस मॉन्स्टर के साथ लड़ाई की शुरुआत हमारे लड़के द्वारा पहले वार से बचने के साथ होती है, लेकिन वो दूसरे वार की चपेट में आ जाता है और जमीन पर लुढ़क जाता है। जैक संभलकर वू का सामना करता है, जो एक लेवल 45 का मॉन्स्टर है। ये सीन उसे उसके पिता के साथ बिताए वक्त की याद दिलाता है। वह लड़का उनके साथ मछली पकड़ने गया था और उसने सीखा था कि हर जानवर की एक अपनी खासियत होती है। लड़के के पिता ने मछली पकड़ी और उसे ऊपर खींचते हुए कहा कि मछलियां अपनी फिसलन के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इंसानों के विपरीत वे जाल का इस्तेमाल नहीं करती, जबकि इंसान आदिम युग में भी भालों का इस्तेमाल करते थे। उस आदमी ने समझाया कि जानवर सिर्फ इसलिए नहीं पकड़े जाते कि इंसान ज्यादा ताकतवर हैं, बल्कि इंसानों की चीज़ों को समझने की काबिलियत ही उन्हें खास बनाती है, उनकी तालमेल बिठाने यानी अडैप्टिंग की क्षमता। इसलिए उस मॉन्स्टर से लड़ने के 2 घंटे पहले जैक ने अपनी तैयारियां की और अपने पिता की याद में एक ट्रैप तैयार किया, और अभी वह उस दरिंदे का सामना कर रहा है जो उसकी मौत का पैगाम लग रहा है। भले ही वह लेवल गैप की वजह से यह लड़ाई अकेले नहीं जीत सकता, यहाँ तक कि एक वार भी जानलेवा साबित हो सकता है। आखिर में जैक अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहता है। वह मॉन्स्टर उस तक पहुंचने के लिए अपने पंजे चलाता है, एक और वार चूक जाता है, जबकि जैक यह सुनिश्चित करता है कि वह जीव उस पर सीधा वार ना कर पाए। कॉस्मिक एनर्जी की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जैक कुछ ऐसे वार करता है जो इतने बड़े मॉन्स्टर को भी हिला देते हैं। अब तक उसे इस एनर्जी की समझ हो गई है और वह इसे अलग अलग अंगों में भेजकर कंट्रोल कर सकता है। इस तरह वो कुछ हमलों को आसानी से रोकता है और अपनी हमला करने की ताकत को भी बढ़ाता है। जैक कोई कल्टिवेटर नहीं है, इसलिए वो मॉन्स्टर को उसी तरह फुसलाता है जैसे उसने पहले डिमोनिक डॉग को किया था। खर्च करने के लिए बहुत कम कॉस्मिक एनर्जी बची है, इसलिए हर बूंद कीमती है। वो मॉन्स्टर एक ही वार में पेड़ों को तहस नहस कर देता है, जिससे हमारे लड़के के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं बचती। जैक इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि वह इस स्थिति में क्या कर सकता है, इसलिए वह अपनी टांगों में कॉस्मिक एनर्जी भरता है और फिर पूरी ताकत के साथ काउंटर अटैक करता है। वह अपनी कॉस्मिक चार्ज वाली एक्स से सीधा हमला करता है, जो सीधे उसके सिर पर जाकर लगती है। सीन वापस डिमोनिक सेक्ट पर आता है। वह रिफ्ट और भी बड़ा होता जा रहा है। ओग्रिस रायल की लोकेशन के बारे में जानना चाहता है, जो शायद पहले ही इनकर्शन पोर्टल के पार जा चुका है। कमांडर जनरल को संबोधित करता है और अपने आदमियों को तैयार करता है, और एक मोड़ में खुलासा करता है कि जनरल उस पोर्टल के पार नहीं जाएगा। जैसे ओग्रिस को इस बात का पहले से अंदाजा था, वो बस उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। वापस हमारे लड़के की तरफ उसकी हालत खराब हो रही है और वह लगभग हारने वाला है। उसका शरीर कॉस्मिक एनर्जी के प्रभावों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और यह उसे अंदर से तोड़ रहा है। हालांकि उस विशालकाय दानव के पीछे पड़े होने के कारण उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। उसे अपना बनाया हुआ ट्रैप दिखाई दे जाता है। अब बस कुछ ही पलों की बात है, वह मॉन्स्टर गुस्से में उसके और करीब आ जाता है। जैक अपना हाथ बढ़ाता है और उसे ट्रैप मिल जाता है। वह मॉन्स्टर उसे काटने ही वाला होता है, लेकिन उसी पल वह अपने पैरों में विस्फोटक ऊर्जा भरता है और उस ट्रैप से बचने के लिए जबरदस्त स्पीड से वहां से हट जाता है। इतनी रफ्तार के साथ वू के लिए खुद को रोकना नामुमकिन हो जाता है और वह सीधे उस ट्रैप में जा गिरता है। हमारा लड़का ये देखने के लिए उठता है कि क्या ये वाकई काम कर गया, और ऐसा लगता है कि खूंटियों ने उस जीव के पेट को चीर दिया है। यहाँ तक कि एक ने तो उसका सिर ही फाड़ दिया है। वो आधिकारिक तौर पर हार चुका है और उस हाई लेवल मॉन्स्टर की एनर्जी हमारे लड़के के पास आ जाती है। अब जैक न केवल लेवल 25 पर पहुंच जाता है, बल्कि एक क्वेस्ट भी पूरी कर लेता है, जिससे उसके लिए क्लास सिस्टम अनलॉक हो जाता है। वो खुशी से भर जाता है, क्योंकि इस लेवल तक पहुंचने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। वो सिस्टम को ताना मारता है और एक और मॉन्स्टर को हराने का जश्न मनाता है, लेकिन तभी उसकी खुशी दहशत में बदल जाती है, क्योंकि परछाइयों से एक और जीव उभरता है, लेकिन सिर्फ एक नहीं, वहाँ कई सारे हैं।
ये डेमोनिक डॉग्स झुंड में हैं और उन्होंने अभी अभी अपने अगले शिकार को ढूंढ लिया है। वापस डिमोनिक साइड पर वह विद्रोही ग्रुप घुटनों पर है और रहम की भीख मांग रहा है। हालांकि नया जनरल उन पर कोई दया नहीं दिखाता और उनके सिर धड़ से अलग कर देता है। ओग्रिस ने अपने ग्रुप के सभी गद्दारों को खत्म कर दिया है, जबकि उसका सेवक सवाल करता है कि वे कब तक ऐसा करते रहेंगे। ओग्रिस नेमलेस को तब तक चलते रहने का ऑर्डर देता है जब तक रुकना जरूरी ना हो जाए। आया इस बात से हैरान है कि वो उसके जैसे किसी के साथ भी इतना सख्त पेश आ रहा है, पर यह आदमी नहीं चाहता कि किसी को भी उसके प्लान्स की गहराई का पता चले। उसका गोल सब कुछ अपने ऑर्डर और कंट्रोल में रखना है। उसका एक सर्वेंट एक ट्रेटर का गला घोंट देता है और सवाल करता है कि वह जनरल के दादा की प्रोटेक्शन को दांव पर क्यों लगा रहा है। ओगर्स अब इस पीठ में छुरा घोंपने वाले ड्रामे से तंग आ चुका है। उसे चिढ़ है कि उसका अपना प्लैनेट ही उसके रूल के लिए सबसे बड़ा रिस्क बना हुआ है। अब यहाँ सब साफ होने के बाद उसके लिए बस एक ही काम बचा है, खुद जाकर वहाँ के लोकल से मिलना। वहीं दूसरी तरफ फॉरेस्ट में हमारा एमसी अपनी जान बचाकर भाग रहा है और डीमंस का एक झुंड पागल कुत्तों की तरह उसके पीछे पड़ा है। थका हुआ और चिढ़ा हुआ जैक सोचता है कि अब इराक ने उसे इस बारे में वॉर्न क्यों नहीं किया। एक हेरल्ड को मारना सबसे मुश्किल काम नहीं था, बल्कि उसके मरते ही फॉरेस्ट का हर मॉन्स्टर उसकी तरफ खिंचा चला आया। अब उसके पास ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं। उसे एहसास होता है कि उसकी कॉस्मिक एनर्जी खत्म होने वाली है, क्योंकि उसका एक बड़ा हिस्सा पहले ही हेरल्ड के साथ लड़ाई में खर्च हो चुका था। उसे समझ आ जाता है कि अब सिर्फ भागने से काम नहीं चलेगा। जैसे ही वो धीमा होता है, एक डीमन उसे चीरने ही वाला होता है। वो थक चुका है, पर उसे चलते चलते लड़ते रहना पड़ता है। तभी उसे एक जरूरी बात नोटिस होती है। हर बार जब कोई डीमन मरता है, उसे थोड़ी कॉस्मिक एनर्जी वापस मिलती है। इससे उसके दिमाग में फौरन एक आइडिया आता है। उसे एहसास होता है कि अब भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बचने का इकलौता तरीका पलटकर वार करना है। वो पीछे मुड़ता है, एक और डीमन को काट डालता है और एक लंबी और खूंखार लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच डीमन टेरिटरी में रायल अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि उनके पास अब ओगर्स का इंतजार करने का वक्त नहीं है। जनरल की गैर मौजूदगी में वो कमान संभालता है और केवन को एक स्काउटिंग पार्टी बनाने को कहता है। उनका मिशन ये पता लगाना है कि उरकास द हेरल्ड की मौत कैसे हुई। केवन सिर हिलाता है और भरोसा दिलाता है कि ये काम जल्दी हो जाएगा। इसके बाद रायल अपने आउटपोस्ट को मजबूत करने की प्लानिंग शुरू करता है। तभी एक मैसेंजर दौड़ते हुए आता है और रिपोर्ट देता है कि पोर्टल के अंदर हलचल हो रही है। कुछ ही सेकंड्स बाद जनरल ओगर्स अपने ग्रुप के साथ वहां पहुंचता है। दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे वो साथी नहीं बल्कि कट्टर राइवल्स हो। उधर आइलैंड पर जैक की बॉडी जख्मों से भरी है और उसके कपड़े बुरी तरह फटे हुए हैं। पूरी तरह थककर वो अपनी बैकअप सप्लाईज ढूंढने के लिए धीरे धीरे फॉरेस्ट में चलता है। उसके पीछे उन सैकड़ों डेमन डॉग्स की लाशें पड़ी हैं जो उसका पीछा कर रहे थे। आखिर में वो उस पेड़ तक पहुंच जाता है जहां उसने अपना सामान छिपाया था। वो ऊपर चढ़कर एक ब्रांच पर बैठ जाता है और अपनी बॉडी को थोड़ा आराम देता है। सुकून और चेहरे पर पड़ती चांदी की वजह से उसे नींद आने लगती है और वो सो जाता है। आधा दिन बीतने के बाद चिड़ियों की चहचहाट से उसकी आंख खुलती है। वो हैरान है कि यहाँ आए पूरा एक महीना बीत जाने के बाद भी दुनिया खत्म नहीं हुई। फिर भी ऐसी नरक जैसी जिंदगी जीकर उसे लगता है कि सब कुछ उसी पल खत्म हो गया था जब उसे यहाँ समन किया गया था। उसके बाद वो अपने जख्मों को कवर करता है और सावधानी से पेड़ से नीचे कूद जाता है। उसे तजुब होता है कि उसकी बॉडी कितनी जल्दी खुद को हील कर रही है। वो अभी भी दिमागी तौर पर थका हुआ है, पर बेस पहुंचकर अपनी क्लास चुनने का ख्याल उसे आगे बढ़ने का जोश देता है। तभी एक टहनी टूटने की आवाज़ उसे अलर्ट कर देती है कि कोई पास में ही है। सच में एक लाल बालों वाला डीमन स्काउट वहां से गुजर रहा है। झाड़ियों में छिपकर जैक अपनी जिंदगी में पहली बार सींगों वाले किसी जीव को देखकर दंग रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके सामने एक असली डीमन खड़ा है। वो डीमन किसी अनजान भाषा में बात कर रहा है जिसे जैक समझ नहीं पाता, पर पास में पड़े अवशेषों को देखकर वो दूसरे हेरल्ड का नाम जरूर लेता है। इंस्पेक्शन खत्म करने के बाद डीमन को लगता है कि उसे फौरन जनरल ओग्रेस को रिपोर्ट करना चाहिए। वो काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि उसे लगता है कि इस डिस्कवरी के लिए उसे रिवॉर्ड मिलेगा। पर जैक के प्लान्स कुछ और ही हैं। अचानक हमला करके वो आदमी के सिर के पीछे अपनी एक्स मारता है और उसे फौरन बेहोश कर देता है। फिर ना वक्त गंवाए वो उस बेहोश डीमन को कंधे पर लाद कर अपने बेस ले जाता है। रात में वो डीमन एक कुर्सी से रस्सियों से कसकर बंधा हुआ है और हिल भी नहीं पा रहा। उसे जगाने के लिए जैक बिना किसी चेतावनी के उसके सिर पर बर्फ जैसा ठंडा पानी डाल देता है। होश आते ही डीमन घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है। परेशान होकर हमारा हीरो उसे चुप कराने का सबसे आसान तरीका चुनता है। वो उसकी गर्दन पर एक्स रख देता है और अपना परिचय देता है। अचानक डीमन उसे ह्यूमन कहता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि वो एक दूसरे को समझ सकते हैं।
जैक उससे पूछताछ शुरू करता है और पूछता है कि क्या आइलैंड पर और भी डीमंस आ रहे हैं। जब वो सच उगलवाने के लिए डीमन की कलाई पर कट लगाता है तो उस आदमी की बॉडी अचानक लाल चमकने लगती है। उसके अंदर एनर्जी का एक जबरदस्त गुबार बनता है और वो चिल्लाता है कि जैक नर्क में जलेगा। बिना किसी चेतावनी के एक जोरदार धमाका होता है। खुशनसीबी से हमारा हीरो बच निकलता है। वो हैरानी से देखता है कि उस जगह की हर चीज जलकर राख हो गई है। उस पागल ने अपनी जात की जानकारी देने के बजाय खुद को उड़ाने के लिए अपनी पूरी एनर्जी इस्तेमाल कर ली। वफादारी का ये पागलपन देखकर उसे समझ आता है कि वो इन डीमंस को दूसरे मॉन्स्टर्स की तरह हल्के में नहीं ले सकता। जैक फौरन एक पेड़ पर छिप जाता है क्योंकि उसे उम्मीद है कि धमाके की आवाज़ सुनकर और डीमंस वहां छानबीन करने आएंगे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो आखिरकार रिलैक्स होता है और नीचे कूदता है। वो जली हुई जमीन को देखकर कहता है कि ये बड़ी बर्बादी है कि इंट्रूडर ने खुद को बम से लिया। ये कुछ अच्छा गियर लूटने का बेहतरीन मौका था। धमाके को याद करके जैक को थोड़ा अफसोस होता है, पर वो इस बात से खुश है कि कम से कम उसे एक नई एक्स मिल गई, क्योंकि उसकी पुरानी वाली पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। खैर, वो आखिरकार लेवल 25 पर पहुंच चुका है और अब अपनी क्लास चुनने के लिए तैयार है। पर ऐसा करने से पहले वो एक आइटम खरीदता है जो इल्यूजन्स पैदा करता है और मालिक को सबकी नजरों से छिपा देता है। उसके पैरों के पास एक छोटा कैश बॉक्स आता है और वो उसमें से चमकते हुए शार्ड्स निकालता है और उन्हें एक एक करके अपने कैंप के चारों तरफ लगा देता है। जैसे ही वो आखिरी शार्ड लगाता है, पूरे कैंप के चारों तरफ एक विशाल पर्पल बैरियर बन जाता है, जिससे किसी भी इंट्रूडर को उसके वहां होने का पता नहीं चलेगा। इस आइटम की जादुई ताकत देखकर उसके पास शब्द नहीं बचते। ऐसा लगता है जैसे कैंप वहां कभी था ही नहीं और उसे यकीन है कि अब आसपास घूमने वाले फालतू ईमंस उसे परेशान नहीं करेंगे। इसके साथ ही वो मेन्यू खोलता है और क्लास सिलेक्शन शुरू करने का प्रॉम्प्ट दबाता है। जैसे ही वो इस पल के लिए एक्साइटेड होता है, अचानक एक बड़ा एरर मैसेज आ जाता है कि क्लास सिलेक्शन शुरू करने के लिए एक नेक्सस नोड की जरूरत है। ये देखकर जैक आपा खो देता है और सिस्टम पर चिल्लाता है कि वो बहुत लालची है। थोड़ी देर भड़ास निकालने के बाद वो अपनी मेहनत से जमा किए हुए 6000 नेक्सस कॉइन से एक नोड खरीदने का फैसला करता है। जैसे ही वो यस बटन दबाता है, उसके सामने जमीन से एक बड़ा पत्थर निकलता है, जिसके बीच में एक चमकता हुआ क्रिस्टल है। हमारा हीरो अपनी एक्स से टेबल को टच करता है और जवाब में एक नया मेन्यू खुल जाता है। इसमें 5 क्लासेस के ऑप्शंस हैं। फाइटर जो ताकतवर हथियारों से लैस है, एक्ोलाइट जो मैजिक और पोशंस का एक्सपर्ट है, मरीन जो पानी में लड़ाई करने में माहिर है, डीमन हंटर जो एक वॉरियर क्लास है और डीमंस को ढूंढकर खत्म करने में एक्सपर्ट है, और आखिर में हैचमैन जो एक साधारण लकड़हारा है और जंगल को ही अपना हथियार बनाता है। जैक जल्दी जल्दी ऑप्शंस देखता है और नोटिस करता है कि ये सब एफ ग्रेड हैं, जिसका मतलब है कि हर प्लेयर यहीं से शुरू करता है। वो ये भी देखता है कि हर क्लास अपग्रेडेबल है, यानी बाद में ताकतवर बनने का पोटेंशियल सब में है। काफ़ी सोचने के बाद वो वॉरियर और एक्लाइट को हटा देता है, क्योंकि वो बाकी ऑप्शंस के मुकाबले बहुत बेसिक हैं। साथ ही उसे लगता है कि हंटर क्लास बाद में उसकी ग्रोथ को धीमा कर देगी, क्योंकि वो सिर्फ डीमंस के लिए ही अच्छी है। एनवायरनमेंट की पाबंदियों की वजह से मरीन क्लास भी लिस्ट से बाहर हो जाती है। इन सब के बाद वो हैचमन चुनता है, जो जैसे उसके लिए ही बना हो। गहराई से सोचने पर उसे लगता है कि सिस्टम उसकी कड़ी मेहनत का इनाम दे रहा है। हालांकि यही क्लास उसके हथियार को सिर्फ एक एक्स तक सीमित कर देती है, जो बाद में दिक्कत दे सकती है, पर जैक को अपनी कुल्हाड़ी चलाने की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। इसके साथ ही वो क्रिस्टल पकड़ता है और अपनी क्लास लॉक कर देता है। वो क्रिस्टल की तरफ हैचमैन चिल्लाता है और वो फौरन और तेज चमकने लगता है, जबकि जैक के चारों ओर तेज हवाएं चलने लगती हैं। उसकी बॉडी पर चमकती हुई नसें उभर आती हैं और उसकी आंखें पीली हो जाती हैं। फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि हैचमैन क्लास सफलतापूर्वक चुन ली गई है। इसके तुरंत बाद कई सिस्टम पॉपअप्स आते हैं, जिनमें नए टाइटल्स और स्टैट्स दिखाए जाते हैं। क्रिस्टल लगातार चमक रहा है और रोशनी की लहरें उसकी पूरी बॉडी में फैल रही हैं। फिर जैक के शरीर में एनर्जी की एक तेज लहर दौड़ती है और नोटिफिकेशंस कंफर्म करते हैं कि उसके सभी स्किल्स अब एक्टिव हो चुके हैं। जैक झटके की वजह से घुटनों के बल गिर पड़ता है और पसीने से तरबतर हो जाता है। वो इस बात पर गर्व महसूस करता है कि वो इस पूरी दुनिया में यह क्लास पाने वाला पहला इंसान है। जब वो अपने नए स्टैट्स देखता है, तो वो ये जानकर खुश हो जाता है कि सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो अपनी बॉडी चेक करता है और पाता है कि कुछ ही सेकंड्स में उसने लगभग 20 पाउंड्स मसल बना लिया है। वो उन्हें ऐसे फ्लेक्स करता है जैसे अभी अभी जिम में ज़बरदस्त वर्कआउट किया हो। उसके शरीर में कॉस्मिक एनर्जी दौड़ रही है। वो अपने नए स्किल्स देखता है, पर पता चलता है कि ज़्यादातर स्किल्स साइड क्वेस्ट्स के पीछे लॉक्ड है। इस दुनिया में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। इसके साथ ही जैक अपनी हैचेट को मजबूती से पकड़ता है और उन डीमंस को दिखाने के लिए तैयार है कि उन्होंने किससे पंगा लिया है।
आगे बताया गया है कि ये इंकर्शंस डीमंस के लिए दौलत और ताकत पाने का एक बड़ा मौका है। भले ही ओग्रिस की गद्दारी की वजह से करेंट प्लान खराब हो गया, पर उस चालाक शैतान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपनी पूरी सेना भेजने के बजाय छोटे ग्रुप्स को पोर्टल के जरिए भेजा। आमतौर पर आइलैंड पर उन्हें कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि जैक जैसा कोई वजूद भी है। उन्हें अभी भी लगता है कि शायद दोनों हेरल्स वहां भेजे जाने के बाद आपस में लड़कर मर गए। अपनी इन हरकतों की वजह से डीमंस ने असली खतरों के खिलाफ तैयारी का एक पूरा महीना गंवा दिया। इसकी भरपाई के लिए उन्होंने हजारों गुलामों की बलि दी। हालांकि केवन इस बात से खुश है कि आखिर में चीजें उसके हक में रहीं। दूसरे हेरल्ड को किसने मारा, ये ढूंढने के स्काउटिंग मिशंस के दौरान उसके आदमियों को एक गुफा के अंदर एक नेक्सस क्रिस्टल मिला। वो छोटा सा पत्थर सोने से भी हजारों गुना ज्यादा कीमती है। इतना कि वो कई खानदानी बुजुर्गों की पूरी जिंदगी की दौलत से भी ज्यादा है। चूंकि उसके स्काउट्स ने इसे ढूंढा है, इसलिए केवन का इस पर पूरा कंट्रोल है कि इसे बेचकर मिला पैसा कहाँ जाएगा। वो ये पक्का करना चाहता है कि क्लैन के बुजुर्गों को इसमें से एक सिक्का भी न मिले। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, केवन दिन भर की थकान के बाद अपने सैनिकों को कैंप लगाने का ऑर्डर देता है। उसके बाद वो पहाड़ की एक ऐसी तरफ जाता है जहां से नज़ारा साफ दिखे और अपनी सबॉर्डिनेट केला से पूछता है कि क्या उसे ये व्यू पसंद आया। उसके सैनिक फौरन उन दोनों के लिए एक वीआईपी टेबल सजा देते हैं। केला और केविन जब बैठते हैं तो वो हैरान होती है कि एक हमले के बीच में भी उसके पास इन सब चीज़ों के लिए वक्त है। कमांडर हंसता है और कहता है कि वो उनके लिए कभी बिजी नहीं होता जिनकी वो परवाह करता है। तभी कुछ कीड़े उसके आसपास भिनभिनाने लगते हैं और उसकी फॉरेस्ट डेट का मजा खराब करते हैं, जिससे वो बुरी तरह चिढ़ जाता है। वो अपने चेले गॉर्मर पर चिल्लाता है कि इन मक्खियों को यहाँ से भगाओ। गॉर्मर कोई जवाब नहीं देता, जिससे उसे समझ आता है कि कुछ गड़बड़ है। केला और केविन दोनों एक साथ पीछे मुड़कर देखते हैं कि गॉर्मर क्या कर रहा है, पर वहां उन्हें कुल्हाड़ी लिए एक तगड़ा इंसान दिखता है जो उस बेचारे सैनिक की पीठ पर वार कर रहा है। पहले उन्हें लगता है कि वो बस जंगल का कोई आदिवासी है, और केला उसे ढेर करने के लिए फौरन एक तीर चलाती है। हालांकि जैक ने तुरंत रिएक्ट किया, एक थ्रोइंग नाइफ निकाली और उसकी तरफ फेंक दी। उसकी ब्लेड ने तीर को बड़ी सटीकता के साथ बीच से दो टुकड़े कर दिया। ठीक तभी केवन को लगा कि ह्यूमन का ध्यान भटक गया है और उसने अपनी ग्रेट सोर्ड चलाई। हमारे लड़के ने अपनी हैचेट से उसे ब्लॉक कर लिया, जिससे उस टक्कर से एक भारी शॉक फिर निकली। केवन उसे अपनी ताकत से दबाने की कोशिश करता है, और पहली बार उसे इतने ताकतवर ह्यूमन का सामना करके एक्साइटमेंट महसूस होती है। फिर भी वो झिझकता नहीं है, उसे पूरा भरोसा है कि वो उसे किसी मामूली कीड़े की तरह कुचल देगा। अचानक जैक को महसूस हुआ कि ग्रेट सोर्ड उसकी एक्स पर और भी ज्यादा ताकत के साथ दबाव डाल रही है। जब वो उसे पीछे धकेलने में फंसा हुआ था, तभी मीट ने बिना किसी चेतावनी के पीछे से हमला कर दिया। उसने किसी तरह ग्रेट सोर्ड को एक तरफ हटाकर और डीमन के वार के नीचे झुककर उसे डॉज कर लिया। उसके तुरंत बाद उसने म्यूज की छाती पर एक जोरदार प्रहार किया, जो उसकी पीठ के आर्मर को भी चीर गया। उस खतरनाक हमले ने बदकिस्मत डीमन को पलक झपकते ही दूर फेंकवा दिया। गुस्से में केवन ने फिर हमला किया, लेकिन हमारा लड़का अचानक गायब होकर उसके पीछे पहुंच गया। जैसे वो अपनी एक्स कमांडर की पीठ में उतारने वाला था, अचानक एक डार्क एनर्जी ने उसके शरीर को जकड़ लिया। उस दर्द ने उसे अपनी जगह पर जमा दिया, जिससे केला को पीछे से तीर चलाने का परफेक्ट मौका मिल गया। इससे पहले कि वो कोई रिएक्शन दे पाता, उसका तीर सीधे उसकी पीठ में जा लगा। जैक उस अचानक हुए हमले से कुछ देर के लिए सुन्न पड़ गया, और केविन ने इसका फायदा उठाकर वो वार किया जो आखिरी हमला होना चाहिए था। इसके बावजूद उसने आखिरी सेकंड में अपनी एक्स से उसे ब्लॉक कर लिया, जिसे देखकर वो डीमन सन्न रह गया। वो सच में हैरान है कि एक ऐसी दुनिया में जो मुश्किल से एक महीना पहले इनिशिएट हुई थी, वहां इतना ताकतवर मॉडल कैसे हो सकता है। हमारे लड़के ने उसे सिर से पकड़ा और सीधे गर्दन पर निशाना साधा। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक तीर पहले से ही उसकी तरफ आ रहा है। जब उसे खतरे का एहसास हुआ, वो वक्त रहते पीछे हट गया और तीर बस उसके चेहरे को खुरचते हुए निकल गया। उसने अपने चेहरे से खून पोंछा और अपने दुश्मन को घूरने लगा, जिससे यह साफ था कि वो अब पीछे हटने वाला नहीं है। ये देखकर केविन ने इस स्थिति में एक मामूली ह्यूमन के तौर पर उसकी इस जबरदस्त ताकत की तारीफ की। फिर भी वो उसकी नस्ल से नफरत करता है, जिन्हें वो दूसरी दुनिया का कचरा मानता है, जो एनर्जी कल्टीवेट करने के लायक भी नहीं है। फिर भी वे अपनी तुच्छ जिंदगी से ऐसे चिपके रहते हैं, जैसे कोई मच्छर जिसकी लगातार भिनभिनाहट इंसान के सिर में चढ़ जाती है। केविन ने उसे भी अब्राक की तरह एक डिफियर कहा। वो कचरा जैसे भुला दिया गया है, लेकिन जो सिस्टम के जरिए मेहनत करके ताकत हासिल करता है। वो मानता है कि जैक के पास यहां तक आने की स्किल है, लेकिन उसकी एक ही गलती थी, उससे टकराना। केविन ने बिना कोई रहम दिखाए अपनी तलवार घुमाई, लेकिन हमारा हीरो मैट्रिक्स वाले स्टाइल में पीछे की तरफ झुक गया और उस वार से बच गया। फिर जैक ने नीचे से अपनी एक्स डीमन की चेस्ट प्लेट में दे मारी।
हालांकि हथियार उससे टकराकर पीछे हट गया और उसकी शॉक वेव ने उसे पीछे फेंक दिया। डीमन को देखते हुए उसे समझ आया कि वो उसके आर्मर पर एक खरोंच तक नहीं डाल पाया और उसका हमला उल्टा उसी पर भारी पड़ गया। केविन भी नहीं रुका और एक और वार के साथ आगे बढ़ा, लेकिन हमारे लड़के ने चालाकी दिखाई और एक टेबल उसकी तरफ ईद कर दी। इससे डीमन चौंक गया और उसे उन तमाम स्वादिष्ट चीज़ों को तबाह करना पड़ा जो वो अपने साथ लाया था। जैक फिर उसके ब्लाइंड स्पॉट से चुपके से पहुंचा और अपनी आंख से डीमन पर हमला कर दिया, जिससे वो पीछे जा गिरा। एनपीसी गार्ड अपने सुपीरियर की तरफ लपका, जिसने चिल्लाकर उसे दुश्मन से नजर न हटाने को कहा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जैक ने उसकी गर्दन काट दी और उसके सिर का शरीर के साथ ब्लूटूथ कनेक्शन काट दिया। केविन की आंखें हैरानी से फटी रह गईं, क्योंकि वो उस एक्स स्ट्राइक से बाल बाल बचा जिसने उसका काम तमाम कर दिया होता। फिर उसने हमारे लड़के को पटक दिया और जमीन पर उससे भिड़ गया। दोनों एक दूसरे में उलझ गए। एक स्टेलमेट जैसी स्थिति बन गई, जहां दोनों एक दूसरे के चेहरे पर उंगलियां गड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ह्यूमन की आंखों में गुस्सा देखकर केवन ने केला को उसे गोली तीर मारने का ऑर्डर दिया। फिर उसने वो चाकू निकाला जो उसने अपनी कमर के पीछे छुपाया था और जैक की पसलियों में घोंप दिया। हमारा हीरो दर्द से चिल्ला उठा, जबकि ब्लू हेड डीमन उसे ताना मारने लगा कि वो जीत चुका है। केविन ने हमारे हीरो का गला घोंटने की कोशिश की, जो धीरे धीरे अपनी एक्स की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। डीमन उसे चाकू से और जख्मी करता रहा और उसे पहले शेखी बघारने के लिए खरी खोटी सुनाने लगा। आखिरकार जैक अपनी एक्स पकड़ने में कामयाब रहा और उसकी गर्दन में ब्लेड उतारकर उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया। सिस्टम ने उसे इन्फॉर्म किया कि उसने लेवल अप कर लिया है और उसने उस लाश को अपने ऊपर से हटा दिया। जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है, केला एक और तीर तैयार करती है और उसे चेतावनी देती है कि वो एक कदम भी आगे न बढ़े। उसने चेतावनी को अनसुना कर दिया और एक कदम बढ़ाया, जिसके बदले उसके कंधे के जॉइंट में एक तीर लगा। डीमन ने अपनी बो पर एक और तीर चढ़ाते हुए फिर से चेतावनी दी। उसने कसम खाई कि वो उसे तड़पाएगी, लेकिन जैक जरा भी डरा हुआ नहीं लगा और बस अपनी कोख में फंसे हथियार को देखता रहा। कुछ पल बाद केला का सब्सक्रिप्शन टू लाइफ खत्म कर दिया गया और हमारा हीरो उन लाशों में लूट ढूंढने लगा। अपने जख्मों को थामे हुए उसे उम्मीद थी कि उसे कुछ अच्छा गियर मिलेगा, उस पिछले डीमन की तरह नहीं जिसने उसके घर में ही कामेकाजी कर दिया था। अचानक उसे एक अजीब सा चमकता हुआ पाउच मिला जो दिखने से कहीं ज्यादा भारी था। जब उसने उसे खोला तो उसे पता चला कि ये एक डायमेंशनल स्टोरेज आइटम है, जिसमें सचमुच एक पूरे कमरे जितना सामान भरा हुआ था। ये देखकर कि इसमें ज़्यादातर खाना और फर्नीचर है, उसे ताज्जुब हुआ कि डीमंस इन्वेजन की प्लानिंग कर रहे थे या कैंपिंग ट्रिप की। उसे कुछ अजीब से दिखने वाले क्रिस्टल्स भी मिले और वो सोचने लगा कि आखिर ये भला क्या है। तभी सिस्टम स्क्रीन सामने आई और बताया कि ये नेक्सस क्रिस्टल्स हैं जो कॉस्मिक एनर्जी से भरपूर हैं। इन्हें धीरे धीरे अब्जॉर्ब करके लेवल्स बढ़ाए जा सकते हैं। उसे यकीन नहीं हुआ कि ऐसी कोई चीज़ भी होती है, लेकिन उसे उनके अंदर की घनी एनर्जी साफ महसूस हो रही थी। फिर उसे याद आया कि एक क्वेस्ट में इनाम के तौर पर ये क्रिस्टल्स भी थे, लेकिन ये वाले सिर्फ एफ ग्रेड के हैं। कुछ समय बाद हमारा लड़का नए गियर में पूरी तरह तैयार था और वो डायमेंशनल स्टोरेज पाउच उसकी बेल्ट पर लटका था। एक शातिर मुस्कान के साथ उसने उन मरे हुए डीमंस को उनके सामान के लिए शुक्रिया कहा। चूंकि वो तलवार उसके किसी काम की नहीं थी, उसने उसे स्टोर कर लिया ताकि वो दुश्मनों के हाथ न लगे। उसके बाद उसने अपनी स्टेटस स्क्रीन खोली। वो अपने क्वेस्ट की प्रोग्रेशन की रफ्तार से काफी संतुष्ट था। इन्वेजन को शुरू हुए 1 महीना हो चुका था और अभी भी 3 डीमन ऑफिशियल्स बचे थे जिनसे उसे भिड़ना था। फिर उसने अपनी स्किल्स स्क्रीन देखी और अंदाजा लगाया कि अपनी स्किल्स लेवल अप करने के लिए उसे अभी काफी ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। अब तक उसने 4 हेरल्ड्स में से 2 को मार गिराया था, यानी अब इम्प और एक और बचा था। इसके अलावा इंकर्जन जनरल भी था जिससे उसे निपटना था। चूंकि उसे न तो इम्प की लोकेशन पता थी और न ही उस अनजान हेरल्ड की, उसके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, इंकर्जन जनरल। उस साफ तौर पे चमकती हुई लाल रोशनी रेड बीकन को घूरते हुए उसने तय किया कि अब बिग बॉस से निपटने का वक्त आ गया है। बाद में डीमन टेरिटरी में हर तरफ भगदड़ मच गई, क्योंकि सैनिक बदहवासी में गेट्स की तरफ भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये घुसपैठिया कौन है जो उनके हर दस्ते पर हमला करके उन्हें खत्म कर रहा है। जब आखिरी स्क्वाड फ्रंट गेट्स पर पहुंचा तो उनका कैप्टन दंग रह गया। उसने देखा कि प्रवेश द्वार के ठीक बाहर अनगिनत डीमंस और मॉन्स्टर्स की लाशें बेजान पड़ी थीं। वहीं पास में हमारा लड़का अंदर घुसने की कोशिश में जख्मी और थका हुआ था। उसने 100 से ज्यादा डीमंस मार दिए थे और इस दौरान अपनी एक्स मास्टरी भी बढ़ा ली थी। लेकिन उसे समझ आ गया कि सैनिकों की तादाद बहुत ज्यादा है और वो इस तरह अंदर घुसकर जनरल तक नहीं पहुंच सकता। अपनी मौजूदा ताकत के साथ अगर वो सामने के दरवाजे से गया तो वो तुरंत मारा जाएगा। चीजों को और मुश्किल बनाते हुए उस चौकी आउटपोस्ट में छुपकर घुसना नामुमकिन था, क्योंकि हर तरफ तैनात गार्ड्स ने उसे एक बार पकड़ ही लिया था।
इसके अलावा एक पेट्रोल भी थी जो चौकी और पहाड़ों के बीच घूम रही थी। शायद वे सोर्सेज निकाल रहे थे या कुछ बुरा कर रहे थे। डीमंस का सबसे बड़ा ग्रुप उस किले फोर्ट्रेस के अंदर रहता था। पहले उसे लगा कि वे एनपीसीएस हैं, लेकिन उनके स्वभाव और बातचीत को देखने के बाद उसे समझ आया कि वे भी उसकी तरह असली लोग हैं। इससे वो सोचने लगा कि क्या वे भी उसी की तरह यहाँ बचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए वे उस द्वीप पर एक खतरा थे, जो अब उसका नया घर है। और उन बर्बर लोगों से बात करने का सबसे सही तरीका उसकी एक्स थी। उसने तब तक हार न मानने का फैसला किया जब तक वो इतना ताकतवर न हो जाए कि इस जगह को छोड़कर अपने परिवार को ढूंढ सके। उसका संकल्प मजबूत था और जरूरत पड़ने पर वो पूरे डीमन वंश को खत्म करने के लिए तैयार था। लेकिन उससे पहले उसे हकीकत को समझना था और आगे की प्लानिंग करनी थी। उसने फैसला किया कि वो पहले बाकी दो हेरल्ड्स को हराएगा और फिर ओग्रिस का सिर काटकर क्वेस्ट पूरा करेगा। ये काफी मुश्किल साबित हुआ, क्योंकि कई दिनों तक उसे वे दो हेरल्ड्स नहीं मिले। उसने द्वीप के किनारे समुद्र से लेकर गुफाओं की गहराइयों तक मॉन्स्टर्स को मारकर अपनी एक्स मास्टरी बढ़ाना जारी रखा। अपनी तलाश के अंत में वो द्वीप का पूरा नजारा लेने के लिए सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया। उसे एहसास हुआ कि वो अब तक गलत जगह ढूंढ रहा था। अचानक उसकी नज़र पहाड़ की एक टहनी पर आराम कर रहे एक अजीब जानवर पर पड़ी। दोनों बंदर एक दूसरे को घूरने लगे। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाला कौन है। तभी अचानक वो पथरीला जीव भड़क गया। उत्सुकतावश जैक ने अपनी आई ऑफ डिसर्नमेंट का इस्तेमाल किया और पता चला कि ये बचे हुए दो हेरल्ड्स में से एक है, स्टोन मंकी। बंदर की आंखें गहरे नारंगी रंग में चमकने लगीं और वो बेकाबू हो गया। उसने अपनी जगह से छलांग लगाई और पूरी रफ्तार से उसकी तरफ लपका। जाक इसके लिए पहले से तैयार था। वो अपनी एक्स घुमाते हुए दुश्मन की तरफ बढ़ा। उसने पल भर में उस बेचारे बंदर के दो टुकड़े कर दिए। इससे उसकी एक्स मास्टरी और नेक्सस पॉइंट्स और भी बढ़ गए। जाक ने सोचा कि ये जानवर हमेशा अपने इलाके में ही रहते हैं, शायद इसीलिए उसे पहले कोई नहीं मिला। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्यों ना और बंदरों को ढूंढने के लिए पहाड़ों की गहराई में जाया जाए। लेकिन तभी हर तरफ से भयंकर चीखें गूंजने लगीं। उसने पहाड़ की तरफ देखा और पाया कि वैसे ही और भी बहुत से जानवर सीधे उसकी तरफ आ रहे हैं, कुछ और बंदरों को काटने से न डरते हुए। उसने अपनी एक्स निकाली ताकि उन्हें अपनी ताकत दिखा सके। बंदरों से लड़ते हुए उसे अब तक की सारी बातें याद आने लगीं। शुरुआत में वो पूरी तरह भटक गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दुनिया या उसके परिवार के साथ क्या हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो लड़ता गया और लेवल अप हुआ, चीज़ें साफ होने लगीं। जैक इस नतीजे पर पहुंचा कि उसके सारे दुश्मन एक जंगल की तरह हैं और वो एक लकड़हारा लंबरजैक जिसका काम उन सबको काटना है। लड़ाई के दौरान आखिरकार उसने अपनी एक्स मास्टरी को मैक्स कर लिया। अचानक उसे एक ऐसी जगह खींच लिया गया जो किसी परियों की कहानी जैसी लग रही थी। उसके सामने एक विशाल किला था जिसके चारों ओर हरियाली थी और दूर आसमान में बड़े बड़े तैरते हुए शहर, फ्लोटिंग सिटीज थे। हैरान होकर हमारे हीरो ने सोचा कि वो कहाँ है और क्या ये कोई सपना है। दूरी पर उसने सोने के कपड़ों में सजे एंजल्स और जायंट्स की सेनाओं को अपनी तरफ आते देखा। उनकी ताकत और आकार को देखकर वो दंग रह गया। तभी उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। उसके बगल में एक हट्टा कट्टा गंजा लकड़हारा अपनी विशाल एक्स घुमा रहा था। उस गंजे आदमी ने एक लंबी सांस ली और अपना हथियार सिर के ऊपर उठाया। उसके चारों ओर बिजली कड़कने लगी और उसने नीचे की ओर वार किया, जिससे बैगनी रंग की भारी ऊर्जा लहरें निकली। उस विनाशकारी शॉक वेव ने एंजल्स की सेना को पूरी तरह तबाह कर दिया। हमारे लड़के ने भी उसी तरह अपनी एक्स घुमाई। जैसे ही एक्स जमीन से टकराई, उसने देखा कि उसके हाथ और हथियार दोनों ही जबरदस्त शक्ति से चमक रहे हैं। बाद में उसने उन स्टोन मंकीज की लाशों के ढेर पर, जिन्हें उसने ढेर किया था, एक पेड़ के नीचे आराम किया। सिस्टम ने उसे बताया कि उसने डाओ की हेवेनेस पावर हासिल कर ली है। उसे याद आया कि डाओ पूर्वी पौराणिक कथाओं का हिस्सा है और ये जानकर उसे हैरानी हुई कि यह सचमुच हकीकत है। हालांकि उसे ठीक ठीक नहीं पता था कि ये क्या है, पर वो अपने अंदर उस ताकत को महसूस कर पा रहा था जैसे वो उसका ही एक हिस्सा हो। अब उस डायक्स फील्डर की एक झलक देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके हमलों का वजन पहले काफ़ी असंतुलित था। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके स्विंग्स बस औसत थे और उसके विजन में जो आदमी था, उसके पास ही असली ट्रू टेक्निक थी। अपनी एक्स थामते हुए वो अपने वार के पीछे की ताकत को महसूस करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसे अपने अटैक में ढालता है। जैसे ही वो अपनी एक्स को जमीन पर हल्के से टिकाता है, टेरेन बड़ी आसानी से फटने लगता है। भले ही ये उसकी पिछली कोशिशों से कहीं बेहतर था, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि विजन वाले उस आदमी ने सिर्फ बाहरीपन का इस्तेमाल नहीं किया था। अभी भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो उसे टेक्निक के बारे में समझ नहीं आई हैं, लेकिन उसे उम्मीद है कि वो एक दिन उस पीक तक जरूर पहुंचेगा। तभी सिस्टम उसे बताता है कि वो अब तक एनलाइटनमेंट हासिल करने वाला तीसरा इंसान है, जिससे उसे एहसास होता है कि दुनिया में और भी ताकतवर लोग मौजूद हैं।
जो कि ट्यूटोरियल पहले महीने के बाद खत्म हो गया था, वो सोचने लगता है कि अब दुनिया में कितने असली जीनियसेस होंगे। उसका दिमाग तेजी से चलने लगता है। वो सोचता है कि क्या मानवता ने उभरना शुरू कर दिया है, जबकि वो अब भी इस बेकार आइलैंड पर फंसा हुआ है। हमारे हीरो को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो अब तक हमेशा फर्स्ट रहा था और ये पहली बार है जब वो दूसरों से पीछे रह गया है। ये बात उसे और भी मेहनत करने के लिए जोश से भर देती है, क्योंकि इस नई दुनिया में स्ट्रेंथ ही इकलौती करेंसी है जो मायने रखेगी। फिर वो क्वेस्ट रिक्वायरमेंट्स को देखता है और मुस्कुराता है। उसे एहसास होता है कि वो इतना खोया हुआ था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी दूसरी क्वेस्ट भी पूरी होने वाली है। इसी बीच इनकर्जन बेस पर ओग्रास ये जानने की मांग करता है कि केविन ने अब क्या कर दिया। एक सोल्जर उसे बताता है कि ब्लू हेड डीमन मारा गया है। जब एनपीसी समझाता है कि शायद ये वही ग्रुप हो सकता है जिसने पहले भी 2 लोगों को मारा था, तो जनरल अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाता है। बेचारा सोल्जर अपनी रिपोर्ट देता रहता है जबकि जनरल अपने सबॉर्डिनेट के पीछे छुपकर चुपचाप हंसता है। मन ही मन वो बहुत खुश है क्योंकि उसके रास्ते का एक कांटा थॉर्न खुद अपनी मौत मरने चला गया। उग्रस खुद को संभालता है और माफी मांगते हुए कहता है कि नए एटमॉस्फेयर की वजह से उसे एलर्जीज हो गई हैं। अंदर ही अंदर वो थोड़ा चिढ़ा हुआ भी है कि उसकी वफादार जासूस केला भी मारी गई। फिर वो सोल्जर को हुक्म देता है कि सिंडरेन और कुबो में फौज भेज दी जाए, क्योंकि दुश्मन उम्मीद से ज्यादा ताकतवर है। जो भी हो, वो खुश है और उम्मीद करता है कि रायल और वहां के लोकल फाइटर्स आपस में भिड़ें और एक दूसरे को खत्म कर दें। इल्व उसका सपना तोड़ते हुए कहता है कि वो फिर से बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा है, जिसके बदले में उसे चुप रहो शट अप सुनने को मिलता है। हमारे हीरो की बात करें तो जैक पागलों की तरह लकड़ियां काटने में बिजी है, जैसे वो माइनक्राफ्ट खेल रहा हो। एक आखिरी टहनी के साथ वो उस पे वार करता है और आखिरकार अपनी ग्राइंडिंग क्वेस्ट पूरी कर लेता है और लेवल अप हो जाता है। कुछ समय बाद वो फिर से एक रॉकी क्लिफ पर चढ़ता है और वहां उसका सामना स्टोन मंकीज की एक टोली से होता है। बिना डरे वो उन पर चिल्लाता है, जिससे वो बंदर गुस्से में उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। जैक बस अपने अंदर की कॉस्मिक एनर्जी को चार्ज करता है। जैसे ही बंदर करीब आते हैं वो अपनी ब्लेड को जमीन पर दे मारता है। उससे निकलने वाली शॉक वेव उन मॉन्स्टर्स को तुरंत मलबे रबल में बदल देती है। हमारा लड़का यही नहीं रुकता, वो चढ़ाई जारी रखता है। उसे पूरा यकीन है कि ये पहाड़ कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। उसे पक्का भरोसा इसलिए है क्योंकि वो जितना ऊपर चढ़ता है कॉस्मिक एनर्जी उतनी ही ताकतवर होती जाती है। यहाँ तक कि स्टोन मंकीज भी पहले से ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं और ऐसे घूम रहे हैं जैसे इलाके की पेट्रोलिंग कर रहे हों। ये अजीब बर्ताव इशारा करता है कि वो जितना टॉप के करीब पहुंच रहा है, मॉन्स्टर्स उतने ही स्मार्ट होते जा रहे हैं। बंदर अब झुंड में चलने लगे हैं और कुछ ग्रुप्स का तो एक नेता भी है। नेता उन सब में सबसे बड़ा और ताकतवर है। फिर भी उनमें से कोई भी हमारे लड़के के सामने टिक नहीं पाता क्योंकि वो उन्हें नामो निशान तक मिटा देता है। जैक कई दिनों तक पहाड़ों पर चढ़ता रहता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ खाली हैं क्योंकि उसे मंकी हेरल्ड नहीं मिल रहा। पर सब कुछ बदल जाता है जब उसे आखिरकार समझ आता है कि हेरल्ड पहाड़ों की चोटी पर नहीं छुपा है, बल्कि वो नीचे वैली में छुपा हुआ है। जैसे ही हमारा हीरो पहाड़ से नीचे उसकी ओर फिसलता है, उसकी आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं। आसपास के इलाके को देखकर वो सोचता है कि यहाँ आखिर हुआ क्या है। उसके सामने टीयू का एक वूकॉन्ग नॉक ऑफ ध्यान मेडिटेट कर रहा है, जो लगभग लेवल 60 पर है। सिंडरेन अचानक अपनी आंखें खोलता है और वार को अपने हाथों से रोकने में कामयाब जाता है, वरना वो सीधा परलोक से धार गया होता। जैक अपनी एक्स से और जोर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन मंकी हेरल्ड इतनी आसानी से हार नहीं मानता। उसकी आंखें पीली चमकने लगती हैं क्योंकि वो अपनी एक्स में कॉस्मिक एनर्जी भरता है और हमारे हीरो को जमीन पर पटक देता है। हालांकि जैक तुरंत खड़ा हो जाता है और कुछ कदम पीछे हट जाता है। अपना सीना थामे हुए वो मुस्कुराता है और सोचता है कि ये वाकई में एक असली हेरल्ड है। भले ही उसने अपनी ताकत लगभग 3 गुना बढ़ा ली है और एनलाइटनमेंट, नई क्लास और स्किल्स भी हासिल कर ली हैं, फिर भी मंकी हेरल्ड ने उसकी एक्स को बड़ी आसानी से पकड़ लिया। वो कहता है कि सिंडरेन उन 2 अरे गहरे नोबडी से कहीं ज्यादा ताकतवर है जिन्हें उसे पहले मारा था। दोनों एक दूसरे के चक्कर काटना शुरू करते हैं जब तक कि जैक पहला कदम नहीं उठाता और अपनी एक्स के साथ आगे बढ़ता है। सिंडरेन अपना पैर ऊपर उठाता है और सामने की ओर एक जायंट स्टोन वेव छोड़ता है। हमारा हीरो उसे चीरते हुए आगे बढ़ता है और स्पाइक्स के ऊपर से छलांग लगाता है। वो बंदर के सिर पर अपना हथियार चलाता है, लेकिन हेरल्ड नीचे झुककर हमले से बच जाता है। वो मॉन्स्टर फिर अपने पंजों क्लॉ से उसकी गर्दन पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा लड़का हमले को रोक देता है पैरीज और बदले में उसके चेहरे पर मुक्का जड़ देता है। हालांकि वो मॉन्स्टर पलटवार में एक गहरा घाव देता है, जिससे जैक का खून बहने लगता है। पूरे इलाके में खून के छींटे बिखर जाते हैं क्योंकि दोनों लड़ते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। जैसे ही हमारा लड़का आगे बढ़ता है,
बंदर अचानक कूदकर उसका रास्ता रोक लेता है। इससे उसे कुछ एहसास होता है और वो किसी पागल की तरह मुस्कुराने लगता है। सिंडरेन जानबूझकर उसे उस पेड़ तक पहुंचने से रोक रहा है, जिससे उसे लगता है कि वो पेड़ जरूर कुछ खास होगा। जैक फिर एक प्लान बनाता है और पेड़ की तरफ बढ़ते हुए उस पर हमला करने का नाटक करता है। मंकी हेरल्ड घबरा जाता है और पेड़ की तरफ आने वाले वार को अपने शरीर पर झेलने के लिए बीच में कूद पड़ता है। हमारा लड़का खुश हो जाता है कि उसका प्लान काम कर गया और वो अपनी एक्स पीछे खींच लेता है। वो फिर से वार करता है, जिसे सिंडर एक हाथ से रोकने की कोशिश करता है। हालांकि हेरल्ड बड़ी मुश्किल से उसे रोक पाता है। जैक उसके अपने घर को बचाने के जज्बे की तारीफ करता है, लेकिन फिर अपने हाथ पीछे खींचकर दोबारा हमला करने की तैयारी करता है। इसके बाद वो एक के बाद एक मुक्के बरसाना शुरू करता है, जिससे बंदर धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। कोई और रास्ता न देख हेरल्ड एक जोरदार चीख मारता है, जो पहाड़ों में गूंज उठती है। हमारा लड़का घबराने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि बाकी बंदरों ने इसे सुन लिया होगा और वो इसे जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करता है। तभी उसके सिर के पीछे एक पत्थर जोर से लगता है और उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है। दर्द में अपना सिर पकड़े हुए वो अपनी किस्मत को कोसता है, क्योंकि वो जीत के बहुत करीब था। हालांकि अगर वो अभी भागने का फैसला करता है तो शायद उसे दोबारा कभी हेरल्ड के साथ वन ऑन वन लड़ने का मौका ना मिले, लेकिन दूसरी तरफ वापस अंदर घुसने का मतलब होगा पक्की मौत। ये दो रास्ते उसे गुस्से से भर देते हैं और वो सिंडरिन के चेहरे पर उस गंदी मुस्कान को घूरता रह जाता है। आखिरकार वो पीछे हटने का फैसला करता है और जंगल की ओर भागता है। हालांकि मन ही मुझे पता है कि अपनी चोटों और लगभग खत्म हो चुकी कॉस्मिक एनर्जी के साथ वो इतनी आसानी से नहीं बच पाएगा। स्टोन मंकीज कोई कसर नहीं छोड़ते और पेड़ों के जरिए उसका पीछा करते हुए इलाके के बाकी बंदरों को भी बुला लेते हैं। उसी पल जैक को अपनी बाईं ओर एक गुफा केव दिखती है और वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है। अंदर पहुंचकर वो रुकता है और अपनी ओर बढ़ती स्टोन मंकीज की भीड़ को देखता है। हमारा लड़का अपनी आंखें बंद करके फोकस करता है और सोचता है कि वो जो करने जा रहा है वो बहुत ही बुरा आइडिया है। लेकिन अगर वो जिंदा रहना चाहता है और हेरल्ड से दोबारा भिड़ना चाहता है तो उसके पास कोई और चारा नहीं है। अपनी एक्स को नीचे लटकाते हुए उसे एहसास होता है कि इस बार उसे एक छोटी सी दरार क्रैक से कहीं ज्यादा कुछ बड़ा चाहिए होगा। इसी आखिरी सोच के साथ वो अपनी एक्स को जोर से जमीन पर मारता है और स्टोन मंकीज पर एक भारी रॉक एवलांच चट्टानों का खिसकना गिरा देता है। इस बीच वो गुफा के अंदर बिल्कुल बेखौफ खड़ा रहता है। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो, ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन। हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक सेम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।